हाँ जी सर, क्या हाल चाल सर? वी आर बैक। यस सर, अपन कल क्या पढ़ रहे थे? कल हमने स्टार्ट किया था पढ़ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस, हमने देखा था वो टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कैश फ्लोज वगैरह सब कुछ मैंने उसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, आज अपन क्या करेंगे, हर एक चीज को एक रियल लाइफ एग्जांपल से लिंक करेंगे एंड इसके क्वेश्चन जो है सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है सर, बट सबसे पहले परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन जो हमने कल पढ़ा था सबसे पहले उसको रिवाइज करेंगे, फिर मस्ती से आगे के कंसेप्ट जो है हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई विल रिकमेंड टू यू कि आप डेली बेसिस पे प्लीज रिवीजन जो है वो करते चलिएगा। ऐसा मत बोलना सर अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुए थे, कल थोड़ा ही पढ़ लिया था वगैरह। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। जो है डेली बेसिस पे लेक्चर, डेली बेसिस पे रिवीजन करते चलिएगा। अगर अभी आपने रिवीजन नहीं किया है ना, तो मैं आई विल सजेस्ट कि लेक्चर को पॉज करो 2 मिनट के लिए। आप रिकॉर्डिंग ही देख रहे हो वैसे भी, लेक्चर को पॉज करो और क्या करो, रिवाइज करो फटाफट कल क्या पढ़ा था। तो क्या होगा, आपकी है ना खुद होके सेल्फ रिवीजन की आदत जो है वो बन जाएगी एंड आपको खुद होके समझेगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर पॉइंट मुझे डिफिकल्ट जा रहा है, मैं तो रिवाइज करने ही वाला हूं। ठीक है, अगर आप मेरी सुनने वाले हो तो प्लीज मैं एक 2 सेकंड का गैप देता हूं आपको। प्लीज एक काम करो, पॉज करो। यस, आई होप आप सबने जिन्होंने रिवाइज नहीं किया था वो पॉज करके वापस से आ गए हैं एंड हम आप भी क्या करने वाले, खुद होकर रिवाइज स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, कल चालू किया था चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। भले आपका सिलेबस हो, भले रियल लाइफ हो, इंटर हो, फाइनल हो, कुछ भी हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिना हम कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं। वापस से रिपीट करो, क्या बोला मैंने? हम कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी ले ही नहीं सकते हैं। क्लियर है सर? इतना पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो आगे की बातें पढ़ते। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, या टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कंसेप्ट आई ही क्यों, एग्जिस्टेंस में क्यों आया? क्योंकि चार मेन फैक्टर्स की वजह से। कौन से मेन फैक्टर्स की वजह से? रिपी। रिपी क्या है? रिपी जो हमने उसका नाम दिया था, बट मेन उसके फीचर्स क्या है? सबसे पहले रिस्क। भाई फ्यूचर मनी एंड आज के मनी दोनों को कंपेयर करो। कौन से मनी में जो है रिस्क ज्यादा है? फ्यूचर मनी में रिस्क ज्यादा है या आज के पैसे में रिस्क ज्यादा है? ऑब्वियसली सर, आज पैसा मेरे पास है उसमें कौन सी रिस्क आई, बट अगर जो पैसा मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है उसमें रिस्क आती है कि मुझे वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। यस सर, तो सबसे पहला फैक्टर हुआ रिस्क। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ इन्फ्लेशन या फिर परचेसिंग पावर। क्या हुआ? इन्फ्लेशन या फिर परचेसिंग पावर। आज जो मैं चीज 10 रुपए में खरीद सकता हूं, 2 साल के बाद वही चीज मुझे खरीदने के लिए 10 नहीं 12 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आज के 10 रुपए इज इक्वल टू 2 साल के बाद के 12 रुपए। आज के 10 रुपए इज इक्वल टू 2 साल के बाद के 12 रुपए। प्लीज इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, मैं आगे जाके इसको क्वेश्चन भी आपको पूछने वाला हूं, कैलकुलेशन में ये टर्म याद आने वाली है। क्या आपने बोला? आज के 10 रुपए इज इक्वल टू 2 साल के बाद के 2 साल के बाद के 12 रुपए। क्यों? क्योंकि आज के पैसे की परचेसिंग पावर ज्यादा है कंपेयर टू फ्यूचर के पैसे से। क्लियर है सर? ये हुए अपने दो फैक्टर। कौन से दो फैक्टर? रिस्क, फ्यूचर के पैसे में रिस्क है, आज के पैसे में रिस्क नहीं है। दूसरा इन्फ्लेशन एंड परचेसिंग पावर, आज के पैसे की परचेसिंग पावर ज्यादा है, फ्यूचर के पैसे की परचेसिंग पावर कम है। तीसरा सर, उसको कॉफी पे लेके जाऊंगा। कॉफी पे लेके जाऊंगा मतलब क्या? प्रेजेंट कंजम्पशन। आज अगर मेरे पास पैसा है तो मैं आज खर्च कर सकता हूं, प्रेजेंट उसको कंजम्पशन कर सकता हूं, कंज्यूम कर सकता हूं। यस सर, बट अगर मुझे फ्यूचर में पैसे मिलने वाला है तो आज मैं खर्चा करूंगा क्या? क्रेडिट कार्ड वाली चीज कोई भी यहां पे बोलेगा नहीं। क्लियर सर? एंड उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। भाई फाइनेंस के स्टूडेंट है हम क्या करेंगे? पैसे को आइडियल पड़े नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमको पता है पैसे की कॉस्ट होती है, तो हम उस पैसे को क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। यस सर। तो रिपी, आर फॉर रिस्क, आई फॉर इन्फ्लेशन, पी फॉर परचेसिंग प्रेजेंट कंजम्पशन और पी आई फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्लियर है सर? ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जब ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली आगे के डिसीजन जो है बहुत ज्यादा इजी जाने वाले हैं। क्लियर है सर? उसके बाद हमने क्या देखा था कि आज के 1 लाख रुपए एंड 2 साल के बाद 10 साल के बाद के 1 लाख रुपए को मैं कंपेयर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं बोल सकता मैंने आज से आपसे 1 लाख रुपए लिए, एक आज एक 10 साल बाद आपको 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख 1 लाख मैच हुआ तो ये हिसाब बराबर सेट ऑफ नहीं। दूसरी चीज, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए एंड मैंने आपको 5 साल के लिए 25,000 रुपए दिए, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता मैंने आपसे लिए 1 लाख रुपए, मैंने आपको दिए 1,25,000 रुपए। क्यों? क्योंकि हर एक टाइम के पैसे की वैल्यू अलग है। जो 25,000 डे फर्स्ट ईयर के एंड में है उसकी परचेसिंग पावर अलग है, और वो जो 5वें साल के एंड में 25,000 मिलने वाला है उसकी परचेसिंग पावर अलग है। दोनों का टाइम अलग है। क्लियर है सर? सो हम डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेशन नहीं करते हैं। समझा?
चलो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा आज के पैसे को फ्यूचर के पैसे के साथ। कैसे करेंगे, डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, ये तो अपना बेस क्लियर हो गया, डायरेक्टली नहीं हो सकता, ये बेस अपना क्लियर हो गया। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चीज करनी पड़ेगी, हमें इन दोनों को कंपेरेबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कंपेरेबल करना पड़ेगा। एक तो मुझे आज के पैसे को फ्यूचर में लेके जाना पड़ेगा, उसको मैं बोलता हूं कंपाउंडिंग करना पड़ेगा, तो मैं फ्यूचर के साथ उसको कंपेयर कर सकता हूं, या फिर फ्यूचर के पैसे को आज पे लेके आऊंगा, क्योंकि मैं उसको क्या करूं, आज के पैसे के साथ कंपेयर करूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, जब भी हम दुकान में जाके क्या करते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं, मतलब क्या करते हैं, हम उसका दाम कम करते हैं, मतलब फ्यूचर के वैल्यू को कम करके आज पे लेके आ रहे हैं हम। यस सर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था हमने, यही सब हमने बोला था डायरेक्टली, बाकी सब कंपैरिजन यही सब मैंने रिपीट किया था, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आपको पढ़ाया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर चार्ट। मास्टर चार्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको लिखने बोला था। कौन से टाइप के 3 मेन कैश फ्लोज आते हैं, आज अपन ये सबके हर एक एग्जांपल्स लिखेंगे, हर एक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक का रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे, हर एक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। यस सर, आज 1-2 दिन अपना यही सब चलने वाला है। सबसे मेन 3 टाइप के कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो मतलब मैंने आज एक बार पैसे देने चाहिए क्या, नहीं, फ्यूचर में पैसे का ट्रांजैक्शन एक बार होगा। मतलब अगर मैंने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और मुझे फ्यूचर में 2 लाख रुपए एक ही बार मिले, 5 साल के बाद डायरेक्टली मुझे एक ही बार 2 लाख रुपए मिले, तो वो हुआ मेरा सिंगल ट्रांजैक्शन, सिंगल कैश फ्लो। ठीक है सर। मल्टीपल कैश फ्लो मतलब क्या, कि आज मैंने 1 लाख रुपए दिए एंड अगले 5 साल के लिए मुझे 25,000 रुपए मिलते रहे, तो मुझे मल्टीपल टाइम कैश इनफ्लो हुआ, उसे बोलते हैं मल्टीपल कैश फ्लो। क्लियर है सर। सेम चीज आउटफ्लो में भी एप्लीकेबल है। क्लियर है। एक मैंने एक ही टाइप का एग्जांपल ले रहा हूं, डबल डबल एग्जांपल लेने का कोई पॉइंट है नहीं। क्लियर है सर। यस। फिर आता है एन्युटी। एन्युटी मतलब क्या सर, एन्युटी और मल्टीपल कैश वो सेम नहीं है। एन्युटी कब बनता है, जब इन दोनों का ड्यूरेशन सेम है, इन दोनों की दो पेमेंट के बीच में का ड्यूरेशन सेम है, एंड इन दोनों की अमाउंट सेम है, तब होता है एन्युटी। इसका सिंपल एग्जांपल है बैंक का ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या हुआ, मैंने बैंक को हर महीना 10,000 रुपए 1 साल के लिए मुझे ईएमआई पे करना है। क्या बोला, हर महीने मुझे बैंक को 10,000 रुपए का ईएमआई पे करना है, हुआ है, ये हुआ मेरा एन्युटी फॉर 1 ईयर। इसको क्या बोलेंगे अपन, एन्युटी विदाउट ग्रोथ, वो भी कौन सा, फाइनाइट एन्युटी, फाइनाइट एन्युटी विदाउट ग्रोथ। ठीक है सर। सो मल्टीपल कैश फ्लोज क्या थे, एक तो फाइनाइट एन्युटी मतलब लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए, इनफाइनाइट एन्युटी मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जिसको हम एक और टर्म से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं परपेट्युइटी। क्लियर है। उसके बाद आया, उसके बाद कौन सा आया, एन्युटी विद ग्रोथ। एन्युटी विद ग्रोथ, सर अरे ग्रोथ हो रही है तो एन्युटी कैसा, अमाउंट तो चेंज होगा ना, नहीं बेटा, जहां पे मेरा ग्रोथ रेट अगर सेम रहेगा, ग्रोथ रेट अगर सेम है ना, तो भी हम उसे एन्युटी बोलते हैं, एन्युटी विद ग्रोथ। ग्रोथ रेट सेम रहेगा तो एन्युटी विद ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होता रहेगा तो बेचारा नॉर्मल, एन्युटी विदाउट ग्रोथ। उसके बाद आता है सबसे कंफ्यूजिंग वाला पार्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में ड्यू 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 ऐसा वर्ड आया, मतलब क्या, एन्युटी एट द बिगनिंग हो रहा है, एन्युटी एट द बिगनिंग हो रहा है, एंड कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, तो ऑर्डिनरी एन्युटी आएगा, जो हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं ईयर एंड में, या फिर पीरियड के एंड में, या फिर मंथ के एंड में। ठीक है। एंड में मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी, ड्यू मतलब अभी, क्या अभी, ड्यू ड्यू अभी, तुरंत तुरंत तुरंत। ठीक है। यस सर। ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद दो टेक्निक फ्यूचर में लेके जाना है, मतलब क्या करना है, कंपाउंड करना है। फ्यूचर में लेके जाना है, कंपाउंड करना है, कम करना है, आज पे लेके आना है तो डिस्काउंट करना है, कम करना है, आज पे लेके आना है तो डिस्काउंट करना है। डिस्काउंटिंग टेक्निक, कंपाउंडिंग टेक्निक, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर उसको क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं, कंपाउंडिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, तो उसमें हम कौन सा फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। क्या कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। उसके बाद अगर एन्युटी रहेगा तो हम करेंगे फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। मल्टीपल कैश फ्लो रहेगा तो हम कैलकुलेट करेंगे मल्टीपल कैश फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू मल्टीपल फैक्टर। ना मुन्ना ना, ऐसी गलती नहीं करेंगे लाला, ऐसी गलती नहीं करेंगे। फ्यूचर मल्टीपल कैश फ्लो क्या होता है, बहुत बार सिंगल कैश फ्लो को हम मल्टीपल कैश फ्लो यूज करते हैं, उसको टेबल के थ्रू सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, टेबल के थ्रू सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे वो देखेंगे। सो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ठीक है। डिस्काउंटिंग टेक्निक में भी सेम, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है। आर क्या होता है, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड, एंड
या फिर आर होता है रेट ऑफ ईयर्स फॉर द ईयर, एंड एन क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स या फिर नंबर ऑफ पीरियड्स एज द क्वेश्चन गिवन बी। ठीक है, जैसे हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ते हुए चलेगा। सो ये हमने कल तक डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आज क्या करेंगे, आज अपन आ जाओ आपके कंसेप्ट नोट्स के ऊपर। ठीक है, 1 मिनट का टाइम ले लो, और जो मैं कंसेप्ट बुक आपको दे रहा हूं, ये कंसेप्ट बुक के अपनो आपको क्या करना है, कंसेप्ट बुक के पेज नंबर 1.5 पे आना है। क्लियर है सर? चलो सर, फटाफट ओपन करो। पानी पीते रहिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा। यस, आ गए पेज नंबर 1.5 पे। तो चलो, अब भी हम थोड़ा सा बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सिर्फ बोलूंगा जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वही मार्क करिएगा। ये चैप्टर में से बहुत सारे सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें जो है वही इंपॉर्टेंट है। थियोरेटिकल चीजों को हमको सिर्फ समझना है और आगे बढ़ना है। क्लियर है सर? तो सबसे पहले बुक में क्या लिखा है, सबसे पहले बुक में सब कुछ लिखा हुआ है आपके कंसेप्ट बुक में, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मैं जो लिखने को बोलता हूं आपको, वो इसलिए बोलता हूं ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए। ये सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है सर? तो सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, इन मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजंस इन्वॉल्व टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडरेशन। मतलब क्या, कि अगर मुझे डिसाइड करना है कि कोई ट्रांजैक्शन में एंटर करूं या नहीं करूं, कोई इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं, तो वहां पे मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना ही पड़ता है। ये मैंने आपको बोला हुआ है। ठीक है सर? तो इसको सिर्फ पढ़ते हुए चलो, इसको याद नहीं रखना है। जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, आप भी जो रिवीजन किया, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। किसमें लिखा है सर? इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है सर? सो कैश फ्लोज ऑकर एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ये 25,000 25,000 25,000 25,000 चाहिए तो वहां पे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। एग्जाम्पल 25 25 25 के ईच ईयर फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, ये वाले पार्ट को आपको लर्न नहीं करना है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, इसको लर्न नहीं करना है, इसको सिर्फ ओवरव्यू करो। ठीक है, एक बार समझ गए ना, तो एग्जाम पे टाइम इसको पढ़ने की भी जरूरत है नहीं। occurs at क्या डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर इवेल्युएटिंग सच कैश फ्लोज एंड एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। सर हमको पता है सर, आपने बहुत अच्छे से सीखा है। ठीक है सर, मनी हैज टाइम वैल्यू। ठीक है, अ रूपी टुडे इज मोर वैल्यूएबल अ रूपी ईयर हेंस। मतलब क्या, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे इस पैराग्राफ में से। क्या, कि आज के पैसे की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू फ्यूचर के वैल्यू से। ये मैंने आपको बताया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मेन बेसिस ही यही है। The worth of rupee received today is much more valuable than the worth of rupee to be received in future. Yes, sir. So the time value of money is individual's preference for possession for given amount of money now. मतलब क्या, इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग आज के पैसे को प्रेफर करते हैं। आपने भी, मैंने बोला था कि आपको पैसे कब चाहिए, 500 रुपए कब चाहिए, 1 साल के बाद अब भी चाहिए या 2 साल के बाद चाहिए, आपने बोला था अब भी चाहिए। सेम चीज यहां पे लिखी है। क्या, इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस और पोजेशन ऑफ मनी नाउ, अभी के लिए पोजेशन अभी के अभी चाहिए, नाउ चाहिए। क्लियर है सर? सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस पीपल प्रेफर पोजेशन ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ मनी नाउ इंस्टेड ऑफ लेटर। क्लियर है सर? यस, ये इंपॉर्टेंट है। उस ये अपने पढ़ लिया है। इसमें से सिर्फ एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको सिर्फ समझना है, रट्टा इसमें से कुछ नहीं मारना है। इसको सिर्फ ओवरव्यू करते हुए चलो। अगला जो पॉइंट आ रहा है, मेन रीजन फॉर इंडिविजुअल प्रेफरेंस ऑफ मनी, या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, या फिर रिलेवेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये वाला जो है आपको मे बी थियोरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, बट आएगा ऐसा भी चांस नहीं है। बट सिर्फ इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसे 1 स्टार मार्क कर सकते हो आप, सिंगल स्टार मार्क करो। बट इसका आंसर क्या है, आंसर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसका आंसर है रिपी। ठीक है, तो अंदर का सर वर्ड टू वर्ड लिखना है क्या? नहीं, अंदर का वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है आपको। अगर एक बार पता चल गया कि मेन आंसर इसका क्या है, इनसाइड वर्डिंग आप आपके हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है सर? सो रिस्क, प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, ठीक है सर? तो रिस्क क्या है, इट क्या है, अनसर्टन, नॉट सर्टन अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर फॉर रेसिट्स के बदले हम सर्टन नहीं रहते। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर दूसरा क्या आया, प्रेफर करंट कंजम्पशन। प्रेफर करंट कंजम्पशन, ऑब्वियसली मेरे को पिज्जा खाने का मन है तो मैं आज खाऊंगा ना, ऐसा बोलूंगा क्या, मेरे को पिज्जा खाने का मन 2 साल के बाद है भाई? नॉर्मल रैशनल डिसीजन। यस,
ये वो कॉमन सेंस एंड रैशनैलिटी, ये सबसे अनकॉमन है, वो सुनते हैं ना आप। ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है? क्योंकि अभी अभी क्या है, अगर आपके पास अभी पैसा है तो एबिलिटी है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 रुपी टुडे वुड ग्रो अ ईयर हेंस, ठीक है, एंड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अर्न। मतलब क्या होगा कि अगर मैंने आज इन्वेस्ट किया तो वो क्या कमा के देगा, वो मुझे कुछ पैसे कमा के देगा। क्लियर है सर? एंड इन्फ्लेशन मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई हुई। रुपी टुडे पर रुपी टुडे हैज रिप्रेजेंट अ ग्रेटर रियल परचेसिंग पावर, ठीक है, मतलब आप आज के पैसे की परचेसिंग पावर ज्यादा है। यस, चलो सर, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने देखा था कौन सा चीज है, टेक्निक्स देखे थे। दो टेक्निक्स में कौन सी टेक्निक आएगी? सबसे पहले कंपाउंडिंग टेक्निक, डिस्काउंटिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक में कैश फ्लोज कौन से? ऑब्वियसली सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो, एन्युटी। सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो, एन्युटी, परपेचुइटी, ठीक है, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, ये सिंग कंपाउंडिंग में क्या करते हैं? कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू, कंप्यूटिंग फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू। हम क्या करते हैं? आज के प्रेजेंट वैल्यू से हम क्या करते हैं? कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू। कंपाउंडिंग में क्या करते हैं? फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करते हैं। एंड डिस्काउंटिंग में क्या करते हैं? कंप्यूटिंग प्रेजेंट वैल्यू, हम इसमें प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कंप्यूट करते हैं। यस सर, तब ये पढ़ लिया था। अब आ जाओ सर, अभी अब जो लिखने वाले हैं वो लिखना है क्या? नहीं, अभी सिर्फ है ना ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है। आपने स्कूल में एक चीज पढ़ी रहेगी जिसका नाम था सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ा था? एक 7th स्टैंडर्ड में वगैरह पढ़ा रहेगा, जिसको बोलते थे सिंपल इंटरेस्ट। सर सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या? सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपको क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया रहता था, कि मोस्टली यही एग्जाम्पल चलता था सब जगह पे। मिस्टर ए डिपॉजिट्स क्या, ₹5,000 इन बैंक एट द रेट ₹10%। कैलकुलेट वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के बाद क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो आपको बोला है। क्लियर है? तो ये लिखो मत, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इसलिए मैं भी सर रफ में लिख रहा हूं, टुकड़ों में लिख रहा हूं, ठीक है। तो हम सिंपल यहां पे क्या कैलकुलेट कर रहे थे? तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5,000 इंटू 10% इज इक्वल टू ₹500। ठीक है, ये क्या आया अपना? इंटरेस्ट आया। और फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे? प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, मतलब 5,000 प्लस 500 इक्वल टू 5,500। सिंपल। यस, सेम हमको बोलते थे 2 साल के लिए निकालो, तो हम क्या करते थे? 2 साल के लिए निकालने बोला रहता तो हम इसको इंटू 2 करते। 3 साल के लिए निकालने बोलते तो हम इंटू 3 करते। 4 ईयर्स के लिए निकालने बोलते तो इंटू 4 करते, और यहां पे हम उसको ऐड करते। ठीक है सर? यस। बट एक चीज है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, स्कूल में भी कंपाउंडिंग टेक्निक अपने पढ़ी रहेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम हमेशा इंटरेस्ट को अज्यूम करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट अज्यूम करते हैं हम? कंपाउंड इंटरेस्ट अज्यूम करते हैं। यस सर, ये हमको कभी नहीं भूलना है। हमेशा 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 हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, एक काम करो, आपके कंसेप्ट बुक पे आ जाओ। यहां पे कंसेप्ट बुक के एंड में, मतलब जहां पे ये चैप्टर खत्म होता है, पेज नंबर 1.9 पे, 1.9 पे मैंने क्या किया है? 1.9 पे मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ी है। वहां पे आप एक इंपॉर्टेंट ऐड करना। यहाँ पे चाहिए तो एक ड्रॉ लाइन कर दो, आपको करनी है तो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे ऐड करना नोट्स। नोट्स करके कॉलम ऐड करना। एंड सर अभी तक आपके पास नोटबुक नहीं रहेगी तो, है सॉरी, कंसेप्ट बुक नहीं पहुंची रहेंगी तो आप आपके नोटबुक में लिख सकते हो, और बाद में इसमें लिख लेना कंसेप्ट बुक में। क्योंकि क्या होता है ना, एक ही बुक अगर आप कंसेप्ट के लिए प्रेफर करोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कंसेप्ट से हम इसी बुक से पढ़ेंगे तो आपको एक ही जगह पे सारा मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। यस। तो सबसे पहले नोट्स में क्या लिखना है? सबसे पहले ब्रैकेट्स में लिखो अज्यूम। नोट्स अनलेस स्पेसिफाइड इन
अनलेस स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, साइलेंट सिचुएशन है, तो क्या करेंगे, तो ही हम ये नोट्स जो है फॉलो करेंगे। यस, 99.99% जगह पे हम ये अजम्पशन पे ही चलते हैं। एक आध जगह पे अगर क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा तो क्वेश्चन को फॉलो करना, वहां पे मत बोलना सर आपने तो बोला था अज्यूम करने। भाई क्वेश्चन अपना माई बाप है, मार्क्स कौन देने वाला है, वो क्वेश्चन मार्क्स देने वाला है, तो उस क्वेश्चन की बात सुनो और मार्क्स जो है लेते हुए चलो। ठीक है, सबसे पहली नोट, नोट नंबर 1 क्या है, always 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 assume पर interest is equal to compound कंपाउंड इंटरेस्ट। हमेशा हम अज्यूम करेंगे कि जो इंटरेस्ट दिया रहेगा वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यस सर, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या है, जिस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको मैं अगर पता नहीं रहेगा तो मैं वो भी बता दूंगा, बट पहले के लिए काम करो, ये नोट्स को फटाफट लिख लो। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, नोट नंबर 2, इंटरेस्ट रेट is also called as कूपन रेट। सर ये कुछ तो भी नया है क्या, इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट करके भी बोला जाता है। क्लियर है, अगर आपको बोला रहेगा कि एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे आपको कूपन मिल रहा है 10% का, तो कूपन मिल रहा है 10% का मतलब क्या हुआ, कूपन मतलब वो हुआ उस सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट। अगर वो सिक्योरिटी 10,000 रुपए की है, उस पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब क्या, 10% का कूपन मिल रहा है, मतलब क्या, 10,000 इंटू 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 1,000 रुपीज का। जो कूपन रेट होता है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कूपन रेट। ये याद रखना, आउट ऑफ सिलेबस इसको बोल के हुए मत आना क्वेश्चन। क्लियर है सर। तीसरा, तीसरा एक और चीज, हाँ, सबसे पहले ऑलवेज अज्यूम इंटरेस्ट इज फॉर द ईयर। क्लियर है, हम ऑलवेज अज्यूम करते हुए चलेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा हमें, वो दिया रहेगा पर एनम के लिए, पर एनम के लिए, अनलेस स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। पर एनम का ही इंटरेस्ट होगा अनलेस स्पेसिफाइड इन एनी क्वेश्चन। यस सर। सर ये नोट्स आप इतना डिटेल में क्यों लिखवा रहे हो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इसका मल्टीपल यूज करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले ही हमको पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन को हम किस अजम्पशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने लिए बट बेसिक से हमको नहीं पता तो कुछ फायदा है नहीं। इसलिए धीरे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ फाइनेंशियल मैनेज को डिकोड करके अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि ना हमको इंटर में प्रॉब्लम आए, ना हमको फाइनल में प्रॉब्लम आए, ना हमको हमारे करियर में प्रॉब्लम आए। क्लियर है सर। यस, चौथी चीज, चलो अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ चौथा पॉइंट लिख दो और एक काम करो, आगे बढ़ो। बाकी की चीजें मैं आपको जैसे जैसे एग्जांपल आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताते हुए चलूंगा। किसी का अगर ये लिखना बाकी है तो फटाफट एक काम करो, इसको लिख लो। 10 सेकेंड्स का टाइम। यहाँ पे मुझे और 2-3 नोट्स लिखवाने हैं आपको। यस, बाकी है किसी का, चलो खत्म करो 5 सेकंड का टाइम में। चले सर, तो हम क्या नोट्स लिखे, सबसे पहले कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। इंटरेस्ट रेट हम हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही अज्यूम करेंगे, मतलब क्या, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, दूसरी चीज, जो इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा वो ऑलवेज 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 पर एनम ही रहेगा, पर एनम ही रहेगा अनलेस स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो एक और चीज, इंटरेस्ट रेट को दूसरा नाम क्या है, गंगाधर का दूसरा नाम क्या है, शक्तिमान। तो इंटरेस्ट रेट का दूसरा नाम क्या है, कूपन रेट। इंटरेस्ट रेट मतलब क्या, कूपन रेट। इंटरेस्ट रेट मतलब क्या, कूपन रेट। चलो सर, आ जाओ अपने कन से बुक के ऊपर, ये लिख लिया आपने। तो कंपाउंडिंग टेक्निक मतलब क्या, मैंने आपको जैसे कि बोला था, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम आगे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। यस सर। तो
सबसे पहले आ जाओ कि ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, ठीक है। अब मुझे एक बात बोलो, यहां पे अगर मैंने ये सेम एग्जाम्पल में थोड़े से आपको चेंजेस करके दिए रहते, सर चेंजेस करके दिए रहते मतलब मैंने आपको कैलकुलेट करने दिया रहता, यहां तक तो हमने क्या किया, यहां तक तो हमने इसको अज्यूम करते हुए किया कि ये हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, अगर ये लिखोगे अननेसेसरी आगे जाके कंफ्यूजन होगा, सर ऐसे क्यों किया है। अब हम मैंने मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन दिया कि 5,000 रुपए डिपॉजिट किए बैंक में एट द रेट 10%, आपको 3 साल के बाद, 3 साल के बाद की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट, 3 साल के बाद की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप उस केस में कैसे कैलकुलेट, यस। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा कि सबसे पहले एक ओपनिंग ईयर, ओपनिंग, इंटरेस्ट, क्लोजिंग, ठीक है। लिखो मत, मैं आपको सब बता रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या कि आपकी जो इस साल की क्लोजिंग वैल्यू रहेगी, जो इस साल की आपकी क्लोजिंग वैल्यू रहेगी, वो नेक्स्ट ईयर की आपकी ओपनिंग वैल्यू रहेगी, वो नेक्स्ट ईयर की आपकी ओपनिंग वैल्यू रहेगी। मतलब क्या हुआ, ईयर 1 में क्या मिला, मेरा ओपनिंग वैल्यू क्या था, मैंने कितने रुपए डिपॉजिट किए थे, 5,000 रुपए डिपॉजिट किए थे, 5,000 रुपीज डिपॉजिट। 5,000 रुपीज पे मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5,000 रुपीज पे मुझे इंटरेस्ट एट द रेट 10% मिलेगा। तो लो कैलकुलेटर पे सिर्फ कैलकुलेशन करो, जो मैं बोल रहा हूं उसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, ये लिखते हुए मत बैठो, ठीक है। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको जोश बहुत रहता है, सर हम सब लिखेंगे, आगे जाके सब ढीला हो जाता है। जो मैं रिलेवेंट चीजें हैं वो दिखाऊंगा, लिखाऊंगा आपको। अभी समझने पे ध्यान दो प्लीज, जब मैं बोलूंगा लिखो तब लिखो, जब मैं बोलूंगा समझने पे ध्यान दो तो समझने पे ध्यान दो, एंड कैलकुलेटर को हमेशा आपके साथ रखो प्लीज। क्लियर है। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था, अगर कोई भूल गया रहेगा या फिर आपने नहीं सुना रहेगा, मुझे एक कैसियो का कैलकुलेटर आपके पास चाहिए, ठीक है। 99% लोग यही कैलकुलेटर यूज करते हैं। अगर आपको दूसरा कैलकुलेटर यूज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं दो डिस्क्लेमर दे रहा हूं। सबसे पहली चीज, मैं जो भी आपको ट्रिक बताऊंगा वो इस कैलकुलेटर से बताऊंगा, दूसरे कैलकुलेटर पे भी वो बट ऑब्वियसली वैलिड होंगे, बट दूसरी चीज मतलब उसमें आपको दो बटन होने चाहिए। सबसे पहले उसमें ग्रैंड टोटल का बटन होना चाहिए, जीटी का बटन जो है वो होना चाहिए। वो क्यों काम आता है मैं आपको बता दूंगा, एंड उसमें मेमोरी रिकॉल का भी ऑप्शन होना चाहिए। मेमोरी रिकॉल 99% कैलकुलेटर पे होता है, बट ग्रैंड टोटल का ऑप्शन बहुत कम कैलकुलेटर पे होता है। आई थिंक सारे कैलकुलेटर पे एमआरसी तो होता ही है, बट जीटी का बटन बहुत सारे कैलकुलेटर पे मिसिंग होता है। क्लियर है, ये मैंने आपको बताया था। आपको चाहिए तो ये कैलकुलेटर का फोटो भी ले लो, यस, ऐसा कैलकुलेटर यूज करो, ठीक है। मैं अपने सारी जर्नी में इंटर से फाइनल, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सीए के बाद सब कुछ एक ही कैलकुलेटर यूज करता हूं, मेरे पास मल्टीपल कैलकुलेटर पड़े हैं इसके। यस सर। चलो, तो 5,000 रुपीज, 5,000, अब इस पे कैलकुलेट करो इंटरेस्ट एट द रेट 10%, कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटू 10%, क्या क्या इंटू 10% कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 500 रुपीज। अब इसको क्लोजिंग करना है, तो आप क्या करोगे, प्लस इज इक्वल टू दबाओ, सिर्फ डायरेक्टली प्लस इज इक्वल टू अगर आपने दबाया तो आपको कैलकुलेटर पे वैल्यू मिल जाएगी 5,500। सर प्लस इज इक्वल टू से डायरेक्टली वैल्यू क्यों आई, क्योंकि ये जो आपने फर्स्ट कैलकुलेशन किया था 5,000, ये कैलकुलेटर के मेमोरी में स्टोर हो जाता है। यस सर। सो अगली बार से जब भी आप कैलकुलेट करोगे 5,000 इंटू 10%, तो डायरेक्टली +5,000 वापस से मत करना, डायरेक्ट आप 5,000 इंटू 10% प्लस इज इक्वल टू करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर जो है आ जाएगा। यस सर, 5,500 का। अब मुझे ये ऑटोमेटिकली ट्रिक जैसे जैसे हम यूज करते हुए चलेंगे आपको समझ जाएगा, बट मैं डेडिकेटेडली आपको कुछ ट्रिक भी बताने वाला हूं, तो टेंशन मत लो, जो मैं अभी बता रहा हूं वो ध्यान से। अभी के लिए मुझे एक बात बताओ, अब अगले साल का ओपनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, अगले साल की ओपनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी। Yes, अगले साल की अपनी ओपनिंग वैल्यू हो जाएगी 5,500 रुपीज। मतलब क्या, जो मुझे अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट मिलेगा 5,000 पे नहीं, 5,500 पे। मुझे वापस अगले साल 500 का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मुझे इस साल मिलेगा 5,500 पे इंटरेस्ट। 5,500 इंटू 10% करोगे तो आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट
इंटू 10% करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 550 रुपीज का। मतलब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मुझे इस साल लास्ट ईयर मेरी वैल्यू कितनी थी, 5,000 रुपीज मेरी ओपनिंग वैल्यू थी, मुझे 500 का इंटरेस्ट मिला। अब मुझे ये 500 की वैल्यू जो है, ये 500 की वैल्यू ये एक्स्ट्रा हो गई है, तो ये इंटरेस्ट क्या हो गया, ये इंटरेस्ट मेरे ओपनिंग वैल्यू में हो गया, तो ये इंटरेस्ट पे भी मुझे इंटरेस्ट मिला। सो 500 इंटू 10% आप करोगे तो 50 रुपीज आएगा। सो ये इंटरेस्ट पे मुझे 500 के इंटरेस्ट के रुपीज पे मुझे 50 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग, इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। एंड अगर आप मैं इसको क्लोजिंग करूंगा, सो 5,500 इंटू 10% प्लस इज इक्वल टू करूंगा, तो मुझे क्लोजिंग वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 6,6050। क्लियर है सर? तो अब मेरा थर्ड ईयर का ओपनिंग क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर का मेरा ओपनिंग हो जाएगा 6,050। इस पे मैं करूंगा इंटू 10%, तो मुझे कितने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा 605 का। कितने का इंटरेस्ट मिल जाएगा मुझे, 605 का। क्लियर है सर? हम्म, तो 6050 इंटू 10%, 605 प्लस इज इक्वल टू 6655, 6655, ये हो गई मेरी क्लोजिंग वैल्यू। समझ ला सर? समझ ला मतलब समझा सर? ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो हमेशा जब आप अज्यूम करेंगे तब हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो चलो, अब मुझे ये कैलकुलेशन 30 साल के लिए कैलकुलेट करके बताओ, नॉट 3 इयर्स के लिए नहीं। सेम को मैं, अब मुझे 30 इयर्स के लिए कैलकुलेट। सर पागल हो गए हो क्या? 30 इयर्स के लिए इतना टेबल थोड़ी बनाएंगे। यस। तो ये कैलकुलेशन के लिए आपको 30 इयर्स का टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए ना अपने पास एक ट्रिक है, अपने पास यहाँ पे एक ट्रिक जो है हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एक ट्रिक या फिर कैलकुलेटर, मतलब एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिस फॉर्मूला को नाम दिया जाता है फ्यूचर वैल्यू। जो आपको बोला था, तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करते हैं हम इस केस में। तो हमने जो कल सीखा था फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आर कॉमा एन, तो सेम चीज अगर हमको 30 साल के लिए कैलकुलेट करना है, तो मुझे एक बात बताओ, हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। आर क्या है अपना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10%, 10%, कॉमा एन, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, 30 ईयर्स। इसको लिखने का एक और तरीका है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आर को हम हमेशा डेसिमल्स में लिखते हैं, कॉमा 30 इयर्स। क्लियर है सर? सो ऐसे भी लिख सकते हैं। सो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% फॉर 30 इयर्स हम कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमको कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा? फॉर 10 ईयर, फॉर 10% एट द रेट 30 इयर्स। मतलब क्या हुआ कि मुझे ये जो हुआ, ये केस में एक काम करो, चलो सबसे पहले आ जाओ, मुझे एक काम करो, ये हम लोग 30 इयर्स का तो कैलकुलेट करते ही है, बट सबसे पहले मुझे 40 इस केस में, हाँ, ये सेम एग्जांपल का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बताओ आप खुद कैलकुलेट करके कि कितना होगा फॉर 3 इयर्स। ठीक है, 3 इयर्स का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% कितना हो जाएगा, ये आप आंसर मुझे बताओ। 2 मिनट्स का टाइम ले लो एंड ये खुद होके प्लीज दिमाग लगाना चालू करो। अब हम प्रोफेशनल कोर्स में आ गए, आज अब हम वो 100% डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे। खुद होके जब हम स्मार्ट वर्क करना चालू करेंगे, तब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा, तब अपना रैंक आना चालू हो जाएगा। मैं आपको सिखाऊंगा जरूर, बट आई थिंक आपका भी डेवलपमेंट अब स्टार्ट होना चाहिए। मुझे आप इस केस में फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करके बताओ। यस, गलत गया तो गलत गया, 2 मिनट्स का टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर किसी को ऊपर का भी पार्ट देखना है, तो पार्ट में आपको सब कुछ जो है, यस, करो कैलकुलेट।
चलो सर, आपका जो भी आंसर आया हो, ठीक है, आपका मे भी आंसर आ सकता है। किन लोगों ने कैसे कॉल सॉल्व किया रहेगा, किसने सॉल्व किया रहेगा, ये 6655 डिवाइडेड बाय 5000 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अलग इससे अलग कलर से पेन से आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। ये आप सिर्फ अभी ध्यान दोगे, लिखोगे ज्यादा कुछ नहीं, आपका सिर्फ आंसर आया रहेगा 1.331। क्लियर है? यस। या फिर जिन लोगों ने फाउंडेशन में जो फॉर्मूला रटा था उसके हिसाब से क्या रहेगा, 1+r का पावर n। सो 1+r का पावर n करने जाओगे तो जिन लोगों को ये नहीं पता प्लीज टेंशन मत लो, सब सिखाया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो 1.10 का पावर n मतलब 3, तो 1.1 इंटू 2 3, तो आपका आंसर इस केस में भी आया रहेगा 1.33। क्लियर है सर? एंड जिनका इसके अलावा कोई आंसर आया तो टेंशन मत लो, आप और ध्यान से देखो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो आया फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, जो भी आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, इसको रहने देते इसे, जो भी आपने कैलकुलेट किया, मुझे आपसे एक सिंपल क्वेश्चन जो है वो पूछना, मुझे आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है, वो है कि ये 1.331 रुपीज है, 1.331 ये जो आपने कैलकुलेट किया, इसका मीनिंग क्या है? सर इसका मीनिंग है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का मीनिंग क्या है मुझे वो जानना है। यस। अब आप आ गए हो इंटर लेवल पे, अब आप सीख रहे हो फाइनेंस, तो अब आपको इन सब चीजों का मीनिंग जो है वो समझना चाहिए। यस, व्हाट डज दिस 1.331 मीन्स, या फिर व्हाट डज दिस 1+r का पावर n मीन्स। सर ये 1.331 क्या निकाल के बैठे हो सर, हमको नहीं समझ रहा, ठीक है। तो ये अगर मैं 1.331 को अगर मल्टीप्लाई करूं 5000 से, तो आपका ये आंसर आ रहा है 66115, 6655। यस। पेंसिल क्यों बंद होती है बार बार, मारना चाहिए इसको। तो ये 1.33 एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, सोचो, टेंशन मत लो। क्या मैं बोलूं, क्या मैं बताऊं, अब ध्यान दीजिए। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि अगर आज मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, अगर मैंने आज 1 रुपया इन्वेस्ट किया, तो मैं यहां पे लिखना चालू करता हूं, ठीक है। आपको लिखना है क्या सर? नहीं लिखना है, ये वाला एग्जांपल डिलीट करते चलो, इतना कुछ इसमें है नहीं। अगर यही होता है जब अपन ऑन द स्पॉट एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने हिसाब से कंटेंट के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। इधर मैं अगर लिख दूं, इफ वी इन्वेस्ट, इफ वी टुडे इन्वेस्ट ₹1 एट द रेट कितना परसेंट था सर? एट द रेट 10%, ठीक है। इफ वी टुडे इन्वेस्ट ₹1, सर मत लिखो, मैं पहले ही बता रहा हूं, जब लिखने का टाइम आएगा ना तब बहुत कुछ लिखवाऊंगा मैं आपसे। इफ वी टुडे इन्वेस्ट ₹1, आज अगर मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अज्यूम करते हुए चलते। एट द रेट ₹10, ₹1 एट द रेट 10% फॉर 3 years, we will get ₹1.331 at end of third। समझा? चलो सर, इसका मतलब अगर मैंने आज 1 रुपया इन्वेस्ट किया, अगर आज मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, तो वो 3 साल के बाद हो जाएगा 1.331 रुपीज एट द रेट 10%, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, आज ये ईयर 0 और ये ईयर 3, आज मैंने 1 रुपया लगाया तो वो बन जा रहा है 1.331 रुपीज। यस। मैंने अगर, मुझे कितना इन्वेस्ट करना था, मुझे इन्वेस्ट करना था 5000 रुपीज, तो 5000 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, ये इधर ये इधर, सो आपको आंसर आ जाएगा 5000 1.331 इक्वल टू 6। यस। इसका मीनिंग हो गया, ये जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि आज मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट की, तो एट स्पेसिफिक टाइम, मतलब आज मैंने अगर 1 रुपया इन्वेस्ट किया,
3 साल के लिए एट द रेट 10%, तो मुझे 3 साल के बाद मिलेगा 1.331 रुपीज। क्लियर है सर? तो ये होता है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर हमें ये बताता है कि आपकी अमाउंट फ्यूचर में कितनी होगी, आपकी अमाउंट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एंड गिवन टाइम पे कितनी हो जाएगी फ्यूचर में, ये बताता है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ठीक है सर? इफ वी टुडे इन्वेस्ट रुपीज 1, if we today invest rupees 1 at the rate 10% for 3 years, we will get rupees 1.331। मतलब क्या, इंटरेस्ट के साथ आपको 3 साल के बाद कितनी अमाउंट जो है वो मिलेगी। यस सर, ये होता है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का मीनिंग। आज का 1 रुपया, इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि आज का 1 रुपया ये 3 साल के बाद का, ये 3 साल के बाद का है 1.337 है क्या, 1 है ये, आई थिंक 7 था ना, अच्छा 1 है क्या, ठीक है 1.331, ये है 3 साल के बाद का 1.331। इतना हुआ। मतलब अगर मैं, जो हम लोग कब से डिस्कस कर रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि ईयर 1 में मैं अगर आपको 1 रुपया दूं, या फिर ईयर 3 के एंड में मैं आपको अगर 1 रुपया दूं, ईयर 0 लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, आज मैंने आपको 1 रुपया दिया, या फिर 3 साल के बाद मैंने आपको एक 1.331 दिया, तो आप बोलोगे हाँ सर इन दोनों का वैल्यू सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम है। हाँ, तो आज आप कर सकते हो 1 = 1.331। क्यों? क्योंकि बिकॉज एक का पीरियड जो है वो ईयर 0 है, एक का पीरियड क्या है, थर्ड ईयर का एंड है। यस सर, सो विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो जाएगा अपना 1.331। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, टाइम एडजस्टेड 1.31 रुपीज ऑफ थर्ड ईयर, टाइम एडजस्टेड 1 रुपीज ऑफ थर्ड ईयर। यस सर, चलो, यस, ये था अपना केस। अगर सेम चीज मैं आपको बोलूं, एक नया एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, थोड़े से अमाउंट वगैरह चेंज करते हैं, नया इन्वेस्टर लेते हैं कि आपका एक दोस्त है, हम्म, आपका एक दोस्त है जिसको आपने उधार पैसे दिए थे। सर उधार पैसे दिए थे मतलब वो पैसे वापस मिले ही नहीं थे। यस, आप लोग भी, आपके साथ भी होता रहेगा, जब भी दोस्त को उधार रुपए दे दूं वो कभी वापस मिलते ही नहीं है, दोस्त को वापस उधार पैसे दिए हुए कभी वापस नहीं मिलते। ठीक है, बट आज आपके दोस्त का क्या बोलते हैं, आज आपके दोस्त का बहुत ही कुछ तो भी अलग ही व्यवहार हो गया। वो बोलते हैं ना, चांद कहां से निकला है, चांद दूसरी तरह से निकला है, सूरज दूसरी तरह से निकला है। उसको जो आपने ये 1.5 लाख रुपए दिए थे, 1,50,000 जो रुपीज आपने दिए थे उसको, उसने आपको वो वापस कर दिए, उसने आपको क्या कर दिए, वापस कर दिए बाय, मतलब वो बोलते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून सिचुएशन हो गई, मिरेकल मिरेकल। वो अपना आमिर खान में अक्षय कुमार चिल्लाता है ना ऐसे कि मिरेकल मिरेकल हो गया। क्योंकि आपके दोस्त ने आपको 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज जो है वो रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा है सर, ये अचानक से मुझे 1,50,000 रुपीज जो मिले, अचानक मुझे 1,50,000 रुपीज मिले, जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे 1,50,000 मिलेंगे, बट अब भी मुझे 1,50,000 की जरूरत नहीं है। तो आप क्या ऐसा बोलोगे क्या दोस्त को, एक काम कर भाई तू ही रख ले, मेरे को अभी जरूरत नहीं है? नहीं, एक बार आपने गलती की, आप वापस से गलती नहीं करोगे। आप बोलोगे सर मुझे 1,50,000 आज की जरूरत है नहीं, बट 10 साल के बाद ना सर मैं शादी करने वाला हूं, ठीक है, मैं 10 साल के बाद है ना शादी करने वाला हूं, तो मुझे ये पैसे 10 साल के लिए क्या करना है, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने। तो मैं क्या करूंगा, इस पैसे को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा। आज आपके पास ये मतलब ये हो गया आपकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, या फिर मैं इसको लिख दूं ईयर 0, ठीक है। 10 साल के लिए मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा, 10 साल के लिए मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं आपको इन्वेस्ट, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, जब ये, हाँ ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब हमने ऊपर 3 साल का कैलकुलेशन किया तब आपने ऐसे टेबल के साथ ड्रॉ किया, ठीक है। जब ऐसे कैलकुलेशन 3 साल या फिर 30 साल के रहेंगे, जहां पे मैंने ये एग्जांपल को चेंज करके 30 साल बनाया था, बट 30 साल के लिए रहेंगे, 20 साल के लिए रहेंगे, 25 साल के लिए रहेंगे, 100 साल के लिए रहेंगे, तो क्या आप हर बार इतना बड़ा टेबल ड्रॉ करोगे? नहीं। तब आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट करोगे, डायरेक्टली इस फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक है सर। मुझे क्या करना है, मुझे ईयर 0 के 1,50,000 को ईयर 10 के वैल्यू में कन्वर्ट करना है। कितने वैल्यू, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है एट द रेट 12%।
ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मुझे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालनी पड़ेगी 10th ईयर की। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा 10th ईयर का। तो जब मुझे फ्यूचर वैल्यू बढ़ाना है तो ऑब्वियसली मुझे एक बात बताओ, ठीक है, क्या 10 साल के बाद इसकी अमाउंट 1,50,000 से ज्यादा रहेगी या फिर 1,50,000 से कम रहेगी? तो सिंपल क्वेश्चन है, 1,50,000 से ज्यादा रहेगी अगर हम फ्यूचर की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं जब इसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो अमाउंट किससे होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को मैथ्स का इतना भी बेसिक नहीं आता रहेगा तो अगर मैं किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो एक तो वो अमाउंट उससे बड़ी आती है, मतलब फॉर एग्जांपल 1.1 से मल्टीप्लाई करूं इंटू 5,000, सो अमाउंट आती है 1,000, 5,500, ठीक है, 5,500, मतलब क्या हुई, 5,000 से बड़ी अमाउंट हुई। तो एटलीस्ट मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने लेस देन 1 से मल्टीप्लाई किया तो फॉर एग्जांपल 5,000 इंटू 0.9 लेस देन 1 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू कम आ जाएगी, ठीक है। सो ये कब यूज करते हैं, ये हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के टाइम यूज करते हैं, एंड फ्यूचर वैल्यू फैक्टर के टाइम हमको उसको एटलीस्ट 1 से तो मल्टीप्लाई करेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस क्या करेंगे हम यहां पे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करेंगे हमको जैसे कि मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, जैसे कि मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था यहाँ पे कि अच्छा ये लिखवाया नहीं है क्या नोट मैंने अभी तक, ठीक है लिख देंगे, उसका टेंशन मत लो। तो यहाँ पे एक काम करो, एक पहले एग्जांपल खत्म करते हैं फिर नोट्स में लिखते हैं। हम हमेशा इंटरेस्ट रेट को डेसिमल्स में लिखते हैं, हमेशा इंटरेस्ट को डेसिमल्स में लिखते हैं। सो 1+R जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.12, 1+R 0.12, एंड जब मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो मुझे उसके अमाउंट बढ़ानी है तो मैं उसको पावर करता हूं, यस पावर n। सो हमको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम, हमको बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम हमें इसको कैलकुलेट करते हैं 1+R का पावर n, 1+R का पावर n। इसमें 1 क्या है, 1 है क्योंकि हमको अमाउंट चाहिए ग्रेटर देन 1, इसीलिए उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1+R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल्स, एंड एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स, सर इनटू एन क्यों नहीं किया यहां पे हमने इस फॉर्मूला में, 1+R इंटू एन क्यों नहीं किया, इंटू एन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना रहता तो हम करते थे इंटू एन, बट जब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम निकालते हैं का पावर एन, मतलब क्या हमको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चाहिए इसीलिए हम पावर एन करते। क्लियर है सर? तो मुझे एक बात बताओ, अपना फॉर्मूला क्या था, है फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो ठीक है, अपनी अमाउंट क्या थी, अपने को आज कितना इन्वेस्ट करना था, हमें आज इन्वेस्ट करना था 1,50,000 रुपीज। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना था, मुझे इन्वेस्ट करना था 10 ईयर्स के लिए एट द रेट 12%। सो मैं इसको 1+R मतलब 0.12 का पावर 10 लिख देता हूँ, ठीक है, 1+R 0.12 का पावर 10 लिख देता हूँ। सेम लॉजिक अपना कि आज का 1 रुपया कल का कितना, इस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो ये फिगर किसको आता है वो एक बार कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है सर कितने बार इंटू इज इक्वल टू दबाना है, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर वो भी नहीं किसी को पता, इतना तो पता ही रहना चाहिए यार प्लीज। 1.12 इसको कैलकुलेटर पे लिखते हैं 1.12, ठीक है, इंटू इज इक्वल टू दबाओगे तो पावर आता है, इंटू इज इक्वल टू दबाओगे तो पावर आता है। तो इज इक्वल टू आप कितने बार दबाओगे मेरे को उसका आंसर चाहिए। चलो 2 मिनट का टाइम ले लो, फटाफट इसका आंसर कैलकुलेट करो। सर सब कुछ आप हमसे क्यों कैलकुलेट करवा रहे हो, क्योंकि मैं आपका बेस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। वो बोलते हैं ना कि अंबुजा सीमेंट की एड देखी रहेगी अपनी, जितना वो जमीन खराब रहेगी, जितना नींव अच्छा रहेगा उतना ही घर बढ़िया बनेगा। उसी तरीके से अब हम आपका फाउंडेशन हम बहुत ही स्ट्रांग बनाने वाले। सर फाउंडेशन क्लियर हो गया, फाउंडेशन मतलब बेस। चलो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, टाइम मत वेस्ट करो यहाँ। चलो सर, लो कैलकुलेटर पे 1.12, सर 1.12 क्यों, चलो इसके बदले लो पॉइंट 0.12। इतना करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। जब भी हम डायरेक्टली अगर हमने मेन स्क्रीन कैलकुलेटर पे कुछ भी नहीं रहेगा, 0.12 भी दबाओगे तो आपका आंसर डायरेक्टली 0.12 आ जाएगा। +1 करोगे तो कितना आ जाएगा 1.12, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्टली 1.12 करते हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करो।
इंटू पावर 10 है, इंटू पावर 10 है, तो आपको क्या करना है, एक बार इंटू दबाना है और इज इक्वल टू दबाना है। इज इक्वल टू कितने बार दबाना है वो आता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो यहां पे सर इसमें से आपको लिखना नहीं है, लिखते भी रहो तो रफ में लिखो, क्योंकि मेन बुक में ये सब चीजें ऐड मत करो, बाद में वो मेन बुक है ना आपकी कचरा हो जाएगी। क्लियर है, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या मैं इंटू 1 टाइम्स इंटू 1 टाइम्स, ये तो फिक्स है, और इज इक्वल टू 10 टाइम्स दबाऊंगा, या और इज इक्वल टू में 9 टाइम्स दबाऊंगा। ये आंसर भले आपको आता रहेगा, बट लॉजिक आपको आता है कि नहीं पता नहीं। मैं यहां पे इंटू इज इक्वल टू 9 टाइम्स दबाता हूं, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, ठीक है। इंटू इज इक्वल टू हम यहां पे 9 टाइम्स दबाते हैं। सर क्यों, ऊपर तो 10 लिखा है ना, तो हम इंटू इज इक्वल टू 9 टाइम्स क्यों दबाते हैं, मतलब कितना लिया वापिस से 1.12 इंटू एक बार दबाया, डायरेक्टली मैं कैलकुलेट करूंगा यहां से, इज इक्वल टू में एक बार दबाऊंगा और मैं बोलूंगा 2, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सर आपने 10 बार इज इक्वल टू दबाया, नहीं, वापिस से शुरू, 1.12 इंटू 9 टाइम्स में इज इक्वल टू दबा रहा हूं, ठीक है। को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस मेरा आंसर आया 3 मेरा आंसर आया 3.1010584 जो भी आया वो, ठीक है। जो भी आया वो, ठीक है। यहां पे मैं इसको लिखता हूं 3.106। क्यों, क्योंकि हम जो लास्ट फिगर रहती है उसको रूल ऑफ 5 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। और हमेशा हम जो डेसिमल्स में ये जो फैक्टर लिखते हैं वो 3 डेसिमल पॉइंट्स में लिखते हैं, लिखवा के दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सर वापिस से, बट आपने तो आंसर तो निकाला, बट हमको ये क्यों नहीं बताया कि हमने 9 टाइम्स इज इक्वल टू क्यों दबाया, जब आपने का आंसर ऊपर 10 टाइम्स था, 10 था, ठीक है। तो भाई लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पे कुछ भी इंटू इज इक्वल टू नहीं किया रहता, सिर्फ 1.12 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया रहता 1,50,000, तो मुझे डायरेक्टली सेकेंड ईयर की वैल्यू मिल जाती, मुझे डायरेक्टली सेकेंड ईयर की वैल्यू मिल जाती, मुझे डायरेक्टली सेकेंड ईयर की वैल्यू मिल जाती। इसीलिए जब भी हम कैलकुलेटर पे 1.12 लिख देते हैं ना, तो उस टाइम पे ऑलरेडी मैंने एक साल का 12% का इंटरेस्ट ऐड कर लिया, ऑलरेडी मैंने एक साल का 12% का इंटरेस्ट ऐड कर लिया, ऑलरेडी मैंने एक साल का 12% का इंटरेस्ट ऐड कर लिया। इसीलिए जब मैं इंटू दबाता हूं, मैं इज इक्वल टू डायरेक्टली, तो इंटू इज इक्वल टू के बाद 1 नहीं बोलता हूं, 2 बोलता हूं। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्टली फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मैंने ऐड कर लिया, अब मैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, 10th ईयर का ऐड कर रहा हूं, ठीक है। सो मैं कैलकुलेट करते हैं ऐसे कैलकुलेट करता हूं, मैं ऐसे नहीं बोलता 1.12 इंटू 10 बार क्या है ना, तो 9 टाइम्स कैलकुलेट करना है, नहीं भाई, ब्रेन को डेवलप करो, ब्रेन को डेवलप करो। हमको क्या निकालना है, हमको 10th ईयर का फैक्टर निकालना है, 10th ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, 10th ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो जब मैंने 1.12 लिख दिया, तो ये ऑलरेडी मेरा 1 टाइम्स हो गया। सो मैं इंटू इज इक्वल टू दबाऊंगा, तो मुझे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट मिला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10th। इसलिए जब मुझे 10th ईयर का इंटरेस्ट आएगा, तो मैं 9 बार इज इक्वल टू दबाता हूं, यस सर। सो हमेशा याद रखना, जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इज इक्वल टू एक बार कम दबाते हैं, इज इक्वल टू एक बार कम दबाते हैं, क्योंकि जब हमने ऑलरेडी 1.12 लिख दिया, तो ऑलरेडी हमने क्या किया, एक साल का इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर लिया होता है। क्लियर है सर? चलो आ जाओ आपके बुक के अंदर, कंसेप्ट नोट्स के अंदर, पेज नंबर वही जो अपना पुराना वाला था, ये नोट्स वाला, ठीक है। इसके बाद हम कंसेप्ट नोट से पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। मुझे आपको जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ना वो लिखवाने हैं अभी, उस पर ध्यान दे दो, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है, ये चालू है ना मेरे भाई, आपको लिखना है नोट नंबर 4, नोट नंबर 3 तो आपने लिखी ले रहेंगी, किसी ने पहले नहीं लिखा है तो प्लीज इसको कॉपी कर लो एक साथ, ठीक है। नोट नंबर 4, आपको क्या लिखना है, फैक्टर। सर फैक्टर मतलब वही अपना, एक तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर या
फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब सब लिख लो, नहीं तो बाद में आप डाउट पूछते हो, अच्छा सर वो सिर्फ फ्यूचर वैल्यू के लिए अनाउट था, फिर प्रेजेंट वैल्यू के नहीं था, एन्युटी के लिए नहीं था, ऐसा वैसा डाउट पूछते हो, आते हैं डाउट्स, कोई बात नहीं, हम लोग सब लिख लेंगे क्लास में, क्लियर है। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ये हम कितने डेसिमल्स में लिखते हैं, इन 3 डेसिमल्स। किसी को अगर डेसिमल नहीं पता तो 1.123, ठीक, ये जो है वो हो गया अपना डेसिमल। पॉइंट के बाद जो भी चीज आता है वो होता है अपना डेसिमल, ठीक है। 3 डेसिमल पॉइंट 1.123, क्लियर है सर। इसके बाद जो हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट जो हम कैलकुलेट करते हैं मतलब क्या, जो भी आपका आया रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल से हमारे केस में कितना आया था, वो 55,000 या जो भी आया था, फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट आया था। अमाउंट के टाइम पे अगर वो डेसिमल में आया तो अमाउंट हम हमेशा 2 डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं। सर इसके पीछे रूल क्या है, इसके पीछे रूल कुछ नहीं है, इसके पीछे अपना इंस्टीट्यूट जो है एक स्टैंडर्ड अजम्पशन लेके चलता है, स्टैंडर्ड अजम्पशन लेके चलता है, वो ये है, ठीक है। सर हम ज्यादा करेंगे तो कम गलत होगा क्या, गलत नहीं होगा, आपको राउंडिंग ऑफ में डिफरेंस आ जाएगा, और मे बी इंस्टीट्यूट वहां पे मार्क्स काट दे, तो कुछ कुछ चीजें जो इंस्टीट्यूट फॉलो करती है वो हमको फॉलो करनी है। यस सर, दो चीज हो गई। पॉइंट नंबर 6, ठीक है। ऑलवेज ऑलवेज यूज रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 मतलब ऑलवेज यूज रूल ऑफ 5 टू राउंड, ऑलवेज यूज रूल ऑफ 5 टू राउंड ऑफ, क्लियर है सर। रूल ऑफ 5 किसी को नहीं पता रहेगा तो अगर 5 या 5 के ऊपर रहेगा तो हम क्या करते हैं, अपर राउंड ऑफ करते हैं, नहीं तो लोअर राउंड ऑफ करते हैं। एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मेरा आया है 1.8675, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमको कितना चाहिए, 3 डेसिमल चाहिए, सो 1.868 जो है मेरा आंसर आ जाएगा प्रेजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मेरे अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो 1,50,000 3.563 2। तो उस केस में मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, उस केस में मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 डेसिमल में, ठीक। इससे भी कर सकते थे बट मेरे को चाहिए कि आप थोड़े से कंफ्यूज ना हो स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 1,50,000 एक दो तीन 3.5, दैट्स इट। लिख लो इसको फटाफट, ऊपर वाला आपने ऑलरेडी लिख लिया चाहिए था, अभी का लिखेंगे एंड अपन कंसेप्ट बुक पे आ जाएंगे, अपने कंसेप्ट बुक के पेज नंबर 1.7 पे। 10 सेकंड्स टाइम। चलो एक काम करते हैं, इसको रिवाइज भी करते हैं, जो लिख रहा है उसका लिखना भी हो जाएगा। तो फुल स्क्रीन में देखना है आपको, तो फुल स्क्रीन में देखो, मैं रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा था, हम जो भी इंटरेस्ट को अज्यूम करेंगे, हम वो इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट अज्यूम करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इंटरेस्ट रेट रहेगा, इंटरेस्ट रेट को अगर क्वेश्चन में कूपन रेट दिया रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ सिलेबस है ऐसा नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ऑलवेज पर एनम अनलेस स्पेसिफाइड, ठीक है। पहले 3 केस हो गए, क्या बोला, इंटरेस्ट अनले हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर क्या रहेगा, कूपन इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा तो भी वो इंटरेस्ट रेट ही होता है। तीसरी चीज, हमेशा वो पर ईयर पर एनम अज्यूम किया जाएगा। चौथी चीज, हमेशा जो भी हम फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या फिर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर हो, हम उसको कैसे करेंगे, हम उसको हमेशा 3 डेसिमल पॉइंट्स, मतलब क्या, फुल स्टॉप के बाद 3 फिगर्स लेंगे, फुल स्टॉप के बाद 3 फिगर्स लेंगे,
ठीक है। अमाउंट, अमाउंट हम फुल स्टॉप के बाद 2 डेसिमल्स लेंगे, रूल ऑफ 5 यूज करेंगे। अगर 7 5 रहेगा तो मैं 7 को अपर राउंड ऑफ करूंगा, 8 कर दूंगा, एंड अगर 3 2 रहेगा तो मैं उसको कुछ नहीं करूंगा, मैं उसको 3 ही लिखूंगा, मैं उसको 2 नहीं करूंगा, पहली बात बता रहा हूं, मैं उसको 2 नहीं करूंगा। ठीक है, ये हो गया अपना डिस्कशन, रिवीजन क्लियर है। आ जाओ आपके कंसेप्ट बुक के पेज नंबर पे। सर वो हमको लिखना था थोड़ा बहुत, आपने जो दिखा था मीनिंग वगैरह लिखाया था, ठीक है, यहाँ पे लिखने का मौका मिलेगा, टेंशन मत लो। इस पेज नंबर 1.7 पे। यस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है सर, एग्जाम्पल देखा देखा लगेगा आपको। अ पर्सन इन्वेस्ट 1,50,000 एट 12% रेट, विच विल व्हाट विल बी इट्स फ्यूचर वैल्यू एट इन्वेस्टेड अमाउंट 10 ईयर। सर इतने फटाफट क्वेश्चन कैसे पढ़ा? आपको भी इसी तरह से क्वेश्चन पढ़ने की आदत लगानी है। सबसे पहले, इफ अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 1,50,000 इन एन इन्वेस्टमेंट विच पेज 12% इंटरेस्ट रेट, मतलब क्या हुआ, ये हुई अपनी प्रेजेंट वैल्यू। अ पर्सन इन्वेस्ट मतलब क्या कर रहा है, वो आज इन्वेस्ट कर रहा है, आज इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये हो गई अपनी प्रेजेंट वैल्यू, ये हो गई अपनी प्रेजेंट वैल्यू। जब भी हम क्वेश्चन लिखेंगे, तब हम क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे, तब हम हमेशा यहां पे नोटिंग जो है वो करते हुए चलेंगे। हमेशा हम क्या करेंगे, हमेशा हम नोटिंग जो है वो करते हुए चलते हैं। यस सर, सो ये क्या हुई, ये हुई मेरी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है सर, हमको लिखना है क्या, यस, आपको अभी साइड बाय साइड लिखना है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दो प्रेजेंट वैल्यू इन अ इन्वेस्टमेंट विच पेज 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, ये हुआ मेरा आर, एंड ये ऑब्वियसली मेरा अजम्पशन रहेगा, ये होगा पर एनम। यस सर, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर। 10 ईयर क्या है मेरा, एन नंबर ऑफ ईयर्स क्या है मेरे, 10 ईयर्स है। यस सर। सर ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अब आपको एमसीक्यू नहीं सॉल्व करने हैं, अब आपको क्या करना है, फुल फ्लेज पेपर सॉल्व करना है। 30 मार्क के एमसीक्यू आएंगे, बट फुल फ्लेज पेपर जब सॉल्व करना है, मैं वहां पे बता दूं आपको मिलता है 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम। ये लिखो मत, ये मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करने ही वाला हूं। ठीक है, आपको मिलता है 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम, एंड उस रीडिंग टाइम में आपको क्या करना है, उस रीडिंग टाइम में आपको आइडेंटिफाई करने रहते हैं क्वेश्चंस, कि आपको कौन से क्वेश्चंस अटेंड करने हैं और कितने क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। ठीक है, चलो मैं एक बार आपको ना थोड़ा सा पेपर पैटर्न भी अभी आपको दिखा देता हूं, आप थोड़े से उसके लिए एलिजिबल हो गए हो। यस, आईपैड कहाँ गया, आ रहा है वो। ठीक है, यही वाला जो सीट मैंने आपको दिखाई थी, वही वाले सीट। आ गया सर। जैसे कि मैंने आपको बताया था 30 मार्क्स के क्या हो गए आपके एमसीक्यू होते हैं, ये होते हैं आपके कंपलसरी। ठीक है, एंड यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, आपको 70 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 14 मार्क्स ईच। से मतलब क्या, कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं 14 मार्क्स ईच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8। सो हमेशा आपको क्या दिया जाता है, आपको क्या जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट रहेगा, बी पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट रहेगा, बी पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट रहेगा, बी पार्ट रहेगा। ठीक है, मतलब क्या, अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर ए एंड बी दोनों सॉल्व करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि सर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए सॉल्व करूंगा और 3 का बी सॉल्व करूंगा, नहीं। जो क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया है वो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं 5 क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स। मतलब ये जो होता है, ये होता है 7 मार्क्स का, और ये होता है 7 मार्क्स का, ऐसे मिला के वो बनते हैं क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स। क्लियर है, तो कोई भी 5 क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स आपको अटेंड करने। सर वापिस से ये क्यों बता रहे हो, ये तो आपने फर्स्ट टाइम बताया था, बट ये बताने के रीजन है कि आपको जो पेपर रहता है आपका, वो रहता है 3 hours 15 minutes। सर गलत है, 3 hours का पेपर रहता है। तो 3 hours को आपको राइटिंग टाइम दिया जाता है, एंड 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है।
सो इस 15 मिनट्स में आपने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने रहते हैं, वहां से आइडेंटिफाई करना रहता है कि आपको कौन से क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस ऑप्शन में छोड़ने हैं, 2 क्वेश्चन एज ऑप्शंस में छोड़ने हैं, एंड कौन से 5 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं, कौन से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं एंड किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है, ये आपको उस 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में डिसाइड करना। समझ गए यहां तक? आपको सीक्वेंस सॉल्व करना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये सॉल्व करना, ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 15 मिनट्स में ही मैं बता दूं आपको कि आपका पास या फेल या एग्जाम्शन ये 15 मिनट्स में ही डिसाइड हो जाता है। विद द टाइम आपको समझेगा। Yes? तो आपको अगर अपने क्वेश्चन रीडिंग अच्छे से की उस टाइम पे अच्छे से सीक्वेंस सिलेक्ट किया तो आपको पेपर बहुत ही इजीली सॉल्व करने आता है। बट सेम चीज मैंने आपको अभी यहां पे लिखाई कि आप है ना लिखते टाइम यहां पे जो मार्किंग्स करते हुए चलोगे, तो आप जब 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में आपको ये क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का, ठीक है, 7 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन आया, तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिखा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा, आपको क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क किया, एंड आपने क्या लिया, यहाँ पे एन लिखा 10 ईयर्स। तो जब आप सॉल्विंग करने को आओगे ना, सॉल्व करने आओगे, तो आपको इतना पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप जब सॉल्व करने आओगे 15 मिनट्स के टाइम बाद में, आपको जो जो 3 आवर्स में पेपर सॉल्व करोगे, उस टाइम पे आप डायरेक्टली देखोगे, अरे हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, इसकी प्रेजेंट वैल्यू थी 1,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी एंड एन ईयर है। तो आप डायरेक्टली फटाफट यहां से फॉर्मूला में आंसर पुट करोगे। फॉर्मूला लिखने का कंपल्सन नहीं रहता है, बट आप जो है ना, आपको डेटा ऐसा ओपन बुक की तरह, ओपन बुक की तरह डेटा दिख रहा है, आप वहां से सॉल्व करोगे, मतलब आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सर ये क्वेश्चन तो 2 लाइन का था, कुछ कुछ क्वेश्चन 5-5, 10-10, 15-15 लाइन के भी आते हैं। यस सर, तो हमको टेंशन नहीं लेना है। जब आप ऐसे इंफॉर्मेशन लोगे तो हम ये इररिलेवेंट पार्ट जो है, ये इररिलेवेंट पार्ट जो है वो हम पढ़ते ही नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली सिर्फ 1 2 3 4 4 जगह पे अपने ऑटोमेटिकली नजर जाती है एंड आप सॉल्व करते हैं। यस सर, सो ऐसे टिप्स जो है वो मैं विद द लेक्चर्स आपको हमेशा देते हुए रहूंगा, जिससे आपका सॉल्विंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाए एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो ये हो गया फर्स्ट चीज। तो मुझे एक बात बताओ, हमको क्या निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो टेबल से ड्रॉ करेंगे क्या, नहीं, हम क्या करेंगे, हम वही वाला फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला का ट्रिक यूज करेंगे। क्या है सर, मुझे क्या निकालना है, आज का 1 रुपया है, आज का 1,50,000 है, आज का 1,50,000 है, मुझे निकालना है 10 साल के बाद की 1,50,000 की वैल्यू एट द रेट 12%, 10 साल के बाद की 1,50,000 की वैल्यू एट द रेट 10%। तो मुझे आज का 1 रुपया तो रखना है, एंड 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 0.12 का पावर कितना 10। सर ये अब भी सॉल्व किया, वैसे ही सिमिलर एग्जांपल लग रहा है, यस वही एग्जांपल है, ठीक है। तो आप करो कैलकुलेटर पे, इस बार आपका सबका आंसर जो है करेक्ट आना चाहिए। सो 1.12 इंटू कितने बार इज इक्वल टू दबाया, 9 बार इज इक्वल टू दबाया, बट हम लोगों ने 9 काउंट नहीं किया, हम लोगों ने लॉजिक्स के साथ गए कि भाई 9 क्यों दबाना है, वो मेरे को याद नहीं रखना है। मेरे को याद रखना है कि जब मैं 1.12 लिखता हूं, मुझे ऑलरेडी 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया, तो मुझे जब मैं इंटू इज इक्वल टू करूंगा तो मुझे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, 10th ईयर। 10th ईयर का इंटरेस्ट चाहिए था, 10th ईयर का मिल गया 1.10584 जो भी आया वो, बट मैं क्या करूंगा, 3 डेसिमल पॉइंट राउंड ऑफ रूल ऑफ 5, तो 3 डेसिमल पॉइंट राउंड ऑफ रूल ऑफ 5, आपका आंसर आना चाहिए 3.106, 3.10। तो यहां पे मैंने सारे के सारे स्टेप्स के साथ आपको यहां पे कैलकुलेट करके दिया है, एंड ये जो मीनिंग मैंने जो आपको बताया था, वो मीनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो मीनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब वो मीनिंग वाला पार्ट यहां पे लिख लो। यस, सो मीनिंग क्या है इसका, 3.106 का मीनिंग क्या है वो यहां पे आप लिख दो। अब क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं दोनों का हिंदी में भी लिख रहा हूं और इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, आपको जो लिखना है वो लिखो, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैं लिखूंगा, आज का ₹1, आज का 1 रुपया 10 साल के बाद का 3.10, 10 साल के बाद का 3.106 एट द रेट सर, या फिर इफ वी टुडे इन्वेस्ट ₹1 एट द रेट 12% per annum
we will get rupees 3.106 at the end. अब पूछोगे सर इसको लर्न करना है क्या? नहीं, को लर्न नहीं करना है, लॉजिकली समझना है, बस आंसर आ जाएगा। यस, एफएम में मेजोरिटी टाइम आपको थ्योरी लिखनी नहीं रहती है, अगर एडवाइस वगैरह कुछ दिया रहेगा तो लिखना रहता है, बट इतना सब लिखो मत, बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। क्लियर है सर? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या है? फ्यूचर वैल्यू है 3.106 एंड इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 1 रुपये। मतलब आज का प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर का 3.106 है। तो आज का 1.5 लैक्स कितना हुआ? 1.5 लैक्स कितना हुआ? ऑब्वियसली 1.5 लैक्स कितना हुआ? हम क्या करेंगे, 1.5 लैक्स इंटू 3.106 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमको आंसर जो है आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 4,65,900। ये आपको लिखना है तो लिख, चलो। बट आप एग्जाम में जब प्रेजेंट करोगे तो कैसे प्रेजेंट करोगे वो मैंने यहाँ पे दिखा गया हुआ है। आप सबसे पहले लिखोगे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r का पावर n। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, ये हो गया आपके फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। बिना रट्टा मारे हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या किया? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला डिराइव किया। क्या किया? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया। यस सर। इसी तरीके से सारे सिलेबस में, पूरे सिलेबस में हर एक फॉर्मूला डिराइव करते हुए चलेंगे। फिर ये वाला तो सर आपका सब याद ही हो गया रहेगा। आंसर आ गया 4,65,000। ठीक है, कैलकुलेटर ट्रिक यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन की है, टाइप 1.12 ऑन कैलकुलेटर, मतलब पूरा का पूरा हर एक चीज मैंने मेंशन किया है 1.12 ऑन कैलकुलेटर। फिर दबाओ इंटू वन एक्स मतलब मल्टीप्लाई 1, फिर दबाओ इज इक्वल टू 10 - 1 टाइम दैट इज 9 टाइम। इतना सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है, आपको कोई भी चीज का टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। यस सर। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस, ये 9 टाइम्स एंड 10th आंसर, इसमें कंफ्यूज मत हो। ठीक है सर। तो ये क्या हुआ अपना प्रेजेंट वैल्यू सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला। आपका इसका एग्जाम्पल कौन सा था? आपके दोस्त से आपको अचानक से 1,50,000 रुपीज जो है वो आ गए। तो अगर आप आ जाओगे आपके पेज नंबर 1.6 ही, इसके थोड़े से ऊपर ही, ठीक है, तो आपको यहां पे दिखना चालू हो जाएगा फर्स्ट पार्ट जो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुअल सिंगल कैश फ्लो, एनुअल सिंगल कैश फ्लो। ठीक है, इसका फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r का पावर n। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r का पावर n, और फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ये जो है यही कुछ और नहीं है, यही होता है अपना फ्यूचर वैल्यू। ठीक है सर। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे थोड़ी सी ना मिस प्रिंटिंग हुई है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, कुछ कुछ नोट्स में इसको करेक्शन करके आपको मिला जाएगा। यहाँ पे ये फ्यूचर वैल्यू नहीं है, ये है प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r का पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट वैल्यू की जगह फ्यूचर वैल्यू लिख दो, फ्यूचर वैल्यू की जगह प्रेजेंट वैल्यू लिख दो। और ये मैंने यहाँ पे वापस से क्यों किया है, ये आपको होल्ड करो, ये आपको मैंने जब रिवाइज करोगे तब टाइम का, तब बहुत ही ज्यादा इजीली क्विक रिवीजन हो जाएगी, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब भी हो जाएगी। एंड बहुत सारे लोगों को ये क्रैक हो भी गया है कि मैंने इसको क्यों इस तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अभी के लिए होल्ड करो, वक्त आने के बाद आपको जैसे जैसे कि सारी सारी चीजें क्लियर होती गई है, क्लियर होती गई है, वैसे वैसे आपको ये चीज भी क्लियर होती जाएगी। यस सर। चलो सर, एक काम करते हैं, अभी रिवाइज करते हैं, अभी तक हमने जो जो पढ़ा वो लेक्चर एंड कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी रिवाइज कर रहे हैं। यस, तो रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने आज क्या किया था, कल जो हमने आपको बोला था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ 3 रीजन। सबसे पहले 4 रीजन, रिस्क, रिपी RIP, रिस्क, प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन, इन्फ्लेशन या फिर परचेसिंग पावर एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इसके वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो चीजें, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, कंपाउंडिंग टेक्निक एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक।
कंपाउंडिंग टेक्निक मतलब आज के वैल्यू को फ्यूचर में कन्वर्ट करना, जो एग्जांपल अभी हमने स्टार्ट किया था, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना हमने स्टार्ट किया है। और डिस्काउंटिंग टेक्निक मतलब अपन दुकान में जाके क्या करते हैं, दुकान में जाके आप डिस्काउंट मांगते हो। डिस्काउंट मांगते हो मतलब क्या बोलते हैं आप, है ना, वैल्यू कम करने के लिए बोलते हो। तो वैल्यू कम करना मतलब डिस्काउंटिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये क्यों होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक का पीरियड अलग है, हर एक का टाइम अलग है, हर एक की वैल्यू अलग है, हर एक का परचेसिंग पावर अलग है। इसके वजह से हम टाइम वैल्यू ऑफ चैप्टर पढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सबसे बाद उसके बाद टेक्निक्स, टू टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंडिंग टेक्निक, डिस्काउंटिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना, डिस्काउंटिंग मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना। सर मल्टीपल इतने बार क्यों रिवाइज करवा रहे हो, इतना इजी टॉपिक, क्योंकि ये कभी भी आप भूलो नहीं। उसके बाद तीन टाइप के कैश फ्लो मेन, सिंगल, मल्टीपल, एन्यूटी। फ्यूचर वैल्यू मल्टीपल कैश फ्लो ऐसा होता नहीं है, दो ही फैक्टर होते हैं, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एंड फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। सेम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। एंड एन्यूटी के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो होती है, ठीक है सर। यस, यहाँ पे मैंने, अगर आप बुक में देखोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इसमें का बीच में का पार्ट क्यों छोड़ दिया, पूछने का पार्ट कुछ छोड़ा नहीं है। ये वाला पार्ट हमने कवर किया, ये कवर किया, टेक्निक्स हमने बताया, टेक्निक्स में वही चीजें यहाँ पे रिपीटेड लिखी हुई है, ठीक है। एंड आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार अगर देखोगे तो भी काम हो जाएगा। कंपाउंडिंग टेक्निक, डिस्काउंटिंग टेक्निक, ठीक है सर, उसका मीनिंग बताया गया है। तो वहाँ पे वापस से ये चीज आई है, फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैश फ्लो, फिर डिस्काउंटिंग टेक्निक के बारे में बताया, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। ये वाले पार्ट पे आ जाओ, आपके पेज नंबर 1.6 के 1.6 के पेज नंबर 1.6 के फ्यूचर वैल्यू वाले पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट फ्यूचर वैल्यू के ऊपर, ठीक है। ये एग्जांपल भी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है, बट ऐसा ना हो जाए कि बुक में से कुछ छूट जाए, इसलिए मैं इसको वापस से कवर करा रहा हूँ। वही सेम चीज, सपोज इन्वेस्टर हैज 1000 टुडे, डिपॉजिट्स एट द रेट 10% फॉर 3 years। सर अब आपको समझ आ गया रहेगा कि मैं इतने फटाफट कैसे पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी नजर बैठ चुकी है। ये क्या हुआ, 1000 प्रेजेंट वैल्यू। सपोज इन्वेस्टर हैज 1000 रुपीज टुडे and he deposits it with a financial institute that pays a 10% interest। ये क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड assumption क्या हो जाएगी, ये होगा पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, बोला भी है कंपाउंड करना है एनुअली, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल का हमारा नंबर ऑफ पीरियड है। द डिपॉजिट विल ग्रो अंडर, मतलब यहाँ पे इन लोग, मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताया है, जैसे हमने वो टेबल बनाया था ऊपर का, वैसे ही सेम टेबल कि 1000 रुपीज प्रिंसिपल, फिर उसका पे इंटरेस्ट मिला 100 रुपीज का, उसकी वैल्यू हो गई 1100। तो 1100 पे अगले साल मुझे इंटरेस्ट मिला कितना, 1100 पे अगले साल मुझे मिला इंटरेस्ट इतना। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट करके मुझे 1331 रुपीज। तो इसका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितना हुआ, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर अपना आना चाहिए 1.331। यस सर, 1.331 कैसे भाई, सिंपल है, समझ गया। 1331 को डिवाइड करो 1000 से, या फिर 1.10 इंटू 23। यस, तो फॉर्मूला क्या बना अपना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r का पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r का पावर n। यहाँ पे मैंने सारे के नोटेशन आपको दिए हुए हैं। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इसको नोटबुक में भी जो है वो लिखा था। यस सर, ये डबलिंग पीरियड क्या है, डबलिंग पीरियड क्या है मैं आपको बताता हूँ। चलो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। रिवीजन अपनी हो ही गई है, वैसे भी अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया था। सर जल्दी क्यों छोड़ रहे हो आप भी, क्योंकि मेरे को अब भी क्या करना है, आपके, मुझे एक्सपेक्टेड है कि आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है वो अभी तक आपकी पहुंची नहीं रहेगी, ठीक है। जिन लोगों ने टाइम पे लेक्चर मंगाए थे उन लोगों की तो पहुंच गई रहेगी, बट एक आध दूसरे की पहुंची नहीं रहेंगी। तो मैं एक दिन का, आई थिंक एक दिन में आपके पास पहुंच जानी चाहिए। कल से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कल से हम क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो इसके स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है सर। सो टेंशन मत लो, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही हल्लू हल्लू सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी आपके पास है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, मुझे मत दो। अपन इंस्टीट्यूट को, आईसीएम इंस्टीट्यूट का टेंशन देंगे कि भाई इतने परफेक्टली ये सब लोग आंसर लिख रहे हैं, तो मार्क्स इनके काटो तो काटो कैसे। यस सर, सो रिवाइज कर लिया। डेली बेसिस पे हम वही चीज करेंगे, सबसे पहले कल क्या पढ़ा था वो रिवाइज करेंगे, फिर उसको वापस से क्यूमुलेटिव टेक्निक से रिवीजन करेंगे, डे एंड में कंसेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड क्या करेंगे, अपना लेक्चर एंड करेंगे डे एंड के रिवीजन के साथ, ठीक है सर। सो अभी के लिए इतना ही। दिस वाज सी उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ, ओवर एंड